सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। दरअसल ईडी कस्टडी आज उनकी खत्म हो रही है और इस दौरान निगाहें इस बात पर होगी कि कोर्ट में वो क्या खुलासा करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ईडी की कस्टडी आज खत्म होगी और इस बात पर निगाहें होंगी कि आज वो क्या खुलासा करेंगे, क्योंकि कल वीडियो मैसेज में उनकी पत्नी सुनीता ने दावा किया था कि वो कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या कोर्ट में कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी या सिर्फ ये एक सियासी शिकूफा भर रह जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और नजर इस बात पर भी रहेगी कि क्या आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ेगी या नहीं। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सूबे के सीएम अरविंद केजरीवाल की 6 दिनों की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी आज दोपहर 2 बजे उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और सूत्रों की माने तो केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को एक बड़ा दावा किया। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार ली। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। इस दावे के बाद अब आज सबकी नजरें राउज एवेन्यू कोर्ट पर होंगी, ये जानने के लिए कि आखिर केजरीवाल क्या खुलासा करेंगे। हालांकि नजरें आज दिल्ली हाई कोर्ट पर भी होंगी, जहां अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। और चलिए इस बीच आपको अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया है। जी हां, भारत की ओर से विरोध दर्ज कराए जाने के बावजूद अमेरिका बाज नहीं आया है। अमेरिका ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर कमेंट किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर न सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के फ्रीज बैंक खातों का मुद्दा भी उठा दिया। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से एक दिन पहले भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की गई थी। Continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll और चलिए दिल्ली के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज एनडीए एक बड़ा ऐलान कर सकता है। माना यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है और आज सीट शेयरिंग का ऐलान संभव माना जा रहा है। फॉर्मूला क्या रहने वाला है ये आपको बता दें। महाराष्ट्र में 28 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, शिवसेना शिंदे गुट को 14 सीट और राष्ट्रीय समाज पार्टी को 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। तो जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र में महायुति में सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला है वो फाइनल फॉर्मूला आज सामने आ सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी जाएगी। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 28, शिवसेना शिंदे गुट 14, एनसीपी अजित पवार गुट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 1 सीट राष्ट्रीय समाज पार्टी को दी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के खाते में जो सीटें गई हैं वो हैं रामटेक, बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, कोल्हापुर, हाथकलंगड़े, छत्रपति संभाजीनगर, मावल, शिरडी, पालघर, कल्याण, ठाणे, दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई। अजित पवार गुट के हिस्से में जो सीटें आ रही हैं उनके नाम है रायगढ़, बारामती, शिरूर, नासिक और धाराशिव। कुल 48 सीटों में से बीजेपी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनमें नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, नांदेड़, लातूर, सोलापुर, माढ़ा, सांगली, सातारा, नंदुरबार, जलगांव, जालना, अहमदनगर, बीड, पुणे, धुले, दिंडोरी, उत्तर मुंबई, दक्षिण मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई, भिवंडी, रावेर और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग शामिल हैं।
तो देखिए, एक तरफ जहां महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है, माना जा रहा है और ऐलान हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं संकट में नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार जिस तरीके से अंदरूनी कलह चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, उसकी वजह से कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे हैं उनसे नाराज चल रहे हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतरने का खतरा दिखाई देने लगा है। शिवसेना उद्धव गुट ने बुधवार को 17 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। शिवसेना उद्धव गुट के एक तरफा सीटों के ऐलान से कांग्रेस भड़की हुई है कि जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। कौन है मुझे नहीं मालूम। पार्टी के नेताओं ने, हमारे पास तो आप जानते हो बहुत बड़ी डिसिप्लिन होती है। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया खसम बार, उनके पार्टी में ऐसे थोड़ी फ्रीडम है, कहीं नहीं तो उससे क्या मतलब है। ये घमासान महाविकास अघाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और इसीलिए शरद पवार इस पूरे प्रकरण से बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अपनी पार्टी की बैठक में पवार ने कहा कि एमवीए के सहयोगी दल गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर बिहार से भी आज बड़ी खबर आ सकती है। जानकारी मिल रही है कि सीट बंटवारे को लेकर जो फाइनल फॉर्मूला है वो तय किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक आज बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में आज शाम महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। सूत्रों का दावा है कि 26 सीट पर आरजेडी लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के 9 और लेफ्ट के लिए 5 सीटें दी जा सकती हैं। देखिए, सीट बंटवारे का जो ये फॉर्मूला तय हुआ है, ये आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसके बाद तय हुआ है और माना ये जा रहा है कि बैठक के बाद जो ये फॉर्मूला तय हुआ है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो ज्यादातर सीनियर लीडर्स है वो इस फॉर्मूले से नाखुश है और सिर्फ महासचिव केसी वेणुगोपाल ही इसके फेवर में नजर आए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के साथ बुधवार को मैराथन मंथन के बाद आज लालू यादव और तेजस्वी यादव वापस पटना पहुंच रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं के साथ बात करेंगे और आपस में बात करने के बाद सीट बंटवारे के ऐलान का समय तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके हिसाब से बिहार में आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। आरजेडी कांग्रेस को किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम सीट देने पर तैयार हो गई। इसके अलावा कांग्रेस को महाराजगंज, शिवहर या वैशाली में से 1 सीट और मिलेगी। टाइम कहाँ है, आपका ऐलान नहीं होगा। जो 2-4 घंटे बचे हैं उसमें बहुत ही पॉजिटिवली चीज़ें जनता के सामने, आपके सामने आएंगी। सीपीआई एमएल को आरा, काराकट, नालंदा सीट मिलनी तय है। सीपीआई को बेगूसराय की सीट मिलनी तय है। सीपीएम को खगड़िया सीट मिलनी तय है। बाकी बची सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। अगर पशुपति पारस और मुकेश सहनी की महागठबंधन में एंट्री होगी तो उन्हें आरजेडी कोटे से एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से 8वीं लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिसमें 4 राज्यों के 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की 8वीं लिस्ट में झारखंड और मध्य प्रदेश से 3-3 और तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश से 4-4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस तरह कांग्रेस अब तक 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से राव यादवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यूपी के महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी को टिकट, गाजियाबाद से डॉली शर्मा, सीतापुर से नकुल दुबे, बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। झारखंड में बीजेपी से आए जयप्रकाश पटेल को हजारीबाग से और लोहरदगा से सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी बुधवार को अपनी एक और लिस्ट जारी की, 2 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी अब तक कुल 407 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर चुकी है। बीजेपी की 7वीं लिस्ट में महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से नवनीत कौर राणा को और कर्नाटक की चित्रदुर्ग सीट से गोविंद करजोल के नाम का ऐलान किया गया है। बात बिहार की करते हैं, जहां सीट शेयरिंग को लेकर बताया जा रहा है कि जो फाइनल फॉर्मूला है महागठबंधन में करीब करीब वो तय हो चुका है और आज फॉर्मूले का ऐलान भी हो सकता है और उससे पहले महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। लेकिन महागठबंधन के नेताओं की बैठक से पहले जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल
पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट की मांग कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अब वहां से आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। वहीं सुपौल में भी कांग्रेस की मुश्किलें आरजेडी ने बढ़ा दी है और ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस को पप्पू यादव ने अभी ज्वाइन किया था, काफी सारी उम्मीदें थी और इस ऐलान के बाद किस तरीके से आगे वो अपने कदम बढ़ाते हैं। पूर्णिया मेरे लिए भगवान की तरह है, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है। लड़ूंगा तो पूर्णिया, नहीं तो कहीं नहीं। 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, सभी साथ हैं। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पटना से दिल्ली तक हुई माथापच्ची के बाद भी बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में मैराथन मीटिंग के बाद भी फाइनल पिक्चर क्लियर नहीं हुई। आरजेडी कांग्रेस को 9 सीटें देने पर तैयार तो हो गई, लेकिन कौन सी सीट कांग्रेस को मिलेगी, इस पर बात अटकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक तय फॉर्मूले के मुताबिक बिहार में आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पेच सीटों को लेकर फंस रहा है। कांग्रेस पूर्णिया सीट पप्पू यादव के लिए चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने पप्पू और पूर्णिया दोनों पर ही वीटो कर दिया। आरजेडी पूर्णिया से पहले ही बीमा भारती को टिकट दे चुकी है। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने। 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। आज लालू और तेजस्वी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में एक बार फिर महागठबंधन की बैठक होगी। इस बैठक में बात फाइनल होने के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की मैराथन मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस को किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम सीट देने पर आरजेडी तैयार हो गई। इसके अलावा कांग्रेस को महाराजगंज, शिवहर या वैशाली में 1 सीट और मिलेगी। कांग्रेस पूर्णिया और सुपौल सीट मांग रही थी, लेकिन ना तो सुपौल सीट और ना ही पूर्णिया सीट कांग्रेस को मिली। पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। अब पप्पू क्या करेंगे, इस पर नजर रहेगी। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। पप्पू यादव का अंदाज बता रहा है कि वो बगावत के मूड में है। वैसे महागठबंधन में पेच सिर्फ इतना ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीपीआई-एमएल को आरा, काराकाट, नालंदा सीटें मिलनी तय हैं। सीपीआई-एमएल की तरफ से डिमांड सिवान सीट की भी हो रही है। सीपीआई को बेगूसराय की सीट मिलनी तय है। सीपीएम को खगड़िया सीट मिलनी तय है। बाकी बची सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। अगर पशुपति पारस और मुकेश सहनी की महागठबंधन में एंट्री होगी तो उन्हें आरजेडी कोटे से सीट मिलेगी। जब 2 अलायंस पार्टनर मिलते हैं तो दिल खोल के मिलते हैं, विचारों का भी आदान प्रदान होता है और चुनाव के में जब साथ रहते हैं तो उसका भी आदान प्रदान होता है और ये दिस इज़ अ हेल्दी साइन। तो वो एक सही दिशा में बढ़ रही है। पॉजिटिवली चीज़ें जनता के सामने, आपके सामने आएंगी। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी के बीच बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद हुआ, उसकी जड़ में झारखंड है। झारखंड में आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम के साथ गठबंधन में है। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें देने के बदले झारखंड में 2 सीटें मांग रही थी। आरजेडी झारखंड में पलामू और चतरा सीट पर दावा कर रही थी। झारखंड में कांग्रेस का अपर हैंड है, वहां कांग्रेस आरजेडी को एक ही सीट ऑफर कर रही है। ऐसे में बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस की पसंदीदा सीट पूर्णिया और सुपौल पर वीटो कर दिया। आज लालू और तेजस्वी के पटना पहुंचने के बाद फिर मंथन का एक दौर होगा और उसके बाद महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला सामने आएगा। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो देखिए, यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन खत्म होने पर गजब कहानी सामने आई। यहां मुरादाबाद और रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने पर्चा भरा और खुद के पार्टी का उम्मीदवार होने का दावा किया। एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवारों की दावेदारी से सवाल खड़ा हुआ कि क्या ऐसा किसी कंफ्यूजन में हुआ या इसके पीछे की वजह खाली सियासी है।
एक पार्टी, एक सीट और उम्मीदवार दो। ये यूपी में समाजवादी पार्टी के कंफ्यूजन की कहानी है और समाजवादी पार्टी का ये कंफ्यूजन सिर्फ एक सीट पर नहीं है। यूपी की 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के 2 नेता अधिकृत उम्मीदवार होने की ताल ठोक रहे थे। मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा और एसटी हसन पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होने का दावा कर रहे थे, तो रामपुर सीट से मोहिबुल्लाह नदवी और आसिम राजा समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। इस दावेदारी का पेच समझने के लिए सबसे पहले बात मुरादाबाद सीट की करते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद हैं एसटी हसन। 26 मार्च को एसटी हसन ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था। 27 मार्च को रुचि वीरा ने इस मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। नामांकन के आखिरी दिन अचानक रुचि वीरा के नॉमिनेशन से समाजवादी पार्टी का सियासी गणित बिगड़ गया। हर तरफ से मुबारकबाद आ रही है, हर तरफ से दुआएं मिल रही हैं। जब सिंबल मिलेगा भाई तो उस वक्त क्लियर हो जाएगी बात। मैं अपना भर के आई हूँ, मैं उनको कुछ नहीं कह रही। मेरे भाई हैं, वो भी भाई यहाँ पिछले समय में यहाँ सांसद रहे हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे भी का भी हम सम्मान करते हैं, उन्हें भी हम भाई अपना बड़ा भाई मानते हैं। मुझे सिंबल दिए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराए। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने पर्चा भर दिया। इस कंफ्यूजन की कहानी शुरू होती है 22 मार्च से। 22 मार्च को अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में आजम खां से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में आजम खां ने अखिलेश से मुरादाबाद और रामपुर में अपनी पसंद का उम्मीदवार बनाए जाने की बात कही थी। मुरादाबाद से एसटी हसन की जगह दूसरे नेता को टिकट देने की बात आजम खां ने कही थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी एसटी हसन ने मुरादाबाद से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। ठीक उसी दिन आजम खां का एक लेटर वायरल हो गया। जेल से लिखी इस चिट्ठी में आजम खां ने रामपुर सीट से अखिलेश से चुनाव लड़ने की बात कही थी। अखिलेश के चुनाव नहीं लड़ने पर रामपुर में चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया था। आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं, हम चुनाव में नहीं जाएंगे। आजम की इस बगावत से अखिलेश बैकफुट पर आ गए। आनंद फानन में मुरादाबाद से रुचि वीरा को नामांकन कराया गया। शाम होते होते साफ हो गया कि मौजूदा सांसद एसटी हसन का पत्ता कट गया है। एसटी हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म ए भी जमा किया गया था। जो रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया उन्होंने फॉर्म ए भी जमा किया, जिसमें एसटी हसन के जो पहले फॉर्म भी जमा किया तो निरस्त करते हुए श्रीमती रुचि वीरा जो हैं वो अधिकृत प्रत्याशी हैं सरकार की। अखिलेश यादव जी ने AB फॉर्म्स दिए थे और मुझे हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द आप अपना नॉमिनेशन करा दें नीचे वाले नेताओं की। लेकिन जो नीचे वाले नेता हैं जिन्होंने पार्टी को कैप्चर कर रखा है, कौन है ये नीचे के नेता? क्योंकि डॉक्टर एसटी हसन सीधे बोल के लिए जाने जाते हैं। देखिए, नाम मत पूछिए मुझे, मैं किसी की कंपेनिंग में नहीं जाऊंगा। मुरादाबाद में जो भी कैंडिडेट होगा तो मैं उसकी कंपेनिंग नहीं करूंगा। मुरादाबाद का एपिसोड अभी निपटा भी नहीं था कि रामपुर में भी आजम समर्थकों ने अखिलेश के सामने पेच फंसा दिया। रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया। मोहिबुल्लाह नदवी ने पर्चा भी भरा, लेकिन ठीक उसी वक्त आजम के करीबी आसिम राजा ने भी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। यानी अब रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो किसके लिए आए थे? उन्होंने किसके हाथ में लाकर जी जो कागजात थे वो हमारे हक में दिए, हमें दिए। और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी उन्होंने जो है हमें अपनी मोहब्बत से नवाजा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरा है। अभी नॉमिनेशन का सारा काम प्रोसेस में है, प्रोसेस फाइनल नहीं है। प्रोसेस 30 तारीख को फाइनल होगा, फाइनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। दैट्स ऑल। आजम के हट के सामने झुकते हुए आखिर अखिलेश ने मुरादाबाद सीट से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया। अब नजरें रामपुर पर हैं। क्या रामपुर में भी आजम खां अखिलेश पर भारी पड़ेंगे या फिर रामपुर में अखिलेश अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने में कामयाब रहे? बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे का आज ऐलान संभव। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को कटिहार, भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब और सासाराम सीट मिली तय।
सीट शेयरिंग का ऐलान होने से पहले आरजेडी ने पूर्णिया से घोषित किया उम्मीदवार, बीमा भारती को दिया टिकट। पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी ने घोषित किया उम्मीदवार। कटिहार से मायूस दिखे पप्पू यादव ने कहा, अब तक आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं। कंगना रनौत के खिलाफ प्रतिभा सिंह को कांग्रेस बना सकती है प्रत्याशी। चंडीगढ़ में हुए कोऑर्डिनेशन बैठक में प्रतिभा सिंह का नाम मंजूर। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद बोले सीएम सुक्खू, चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिभा सिंह का साफ इंकार, पार्टी हाईकमान पर छोड़ा आखिरी फैसला। प्रतिभा सिंह के इंकार के बाद पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने चुनाव लड़ने के लिए भरी हामी, कहा प्रतिभा या कौल सिंह के चुनाव लड़ने पर देंगे साथ। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य की कांग्रेस सरकार को ना तो आज और ना ही 4 जून के बाद कोई खतरा। मुंबई में आज एनडीए सीट बंटवारे का कर सकता है ऐलान, महायुति गठबंधन के नेता कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट की आज होगी एक अहम बैठक, मीटिंग के बाद जारी होगी लिस्ट। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट से नाराज शरद पवार, सूत्रों के हवाले से खबर। कल की बैठक में कहा, एमवीए के सहयोगी नहीं कर रहे गठबंधन धर्म का पालन। एनसीपी शरद पवार ने बारामती को छोड़कर किसी भी सीट के लिए नहीं की उम्मीदवारों की घोषणा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, हम एक साथ और गठबंधन होगा। केंद्रीय मंत्री आरपीआई नेता रामदास अठावले का कांग्रेस नेता संजय निरुपम पर पलटवार, कहा महाविकास बिगाड़ी बनने की तरफ अघाड़ी गठबंधन। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की। लिस्ट में झारखंड के 3, एमपी के 3, तेलंगाना के 4, यूपी के 4 उम्मीदवारों के नाम। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, कई चरणों में है चुनाव, जैसे जैसे तारीख आएगी वैसे वैसे प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आएगी। आज से लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू, 4 अप्रैल तक नामांकन होगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट 7वीं सूची में, और महाराष्ट्र की अमरावती सीट से नवनीत राणा। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किए 10 उम्मीदवारों के नाम। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के बीच गठबंधन। मौलाना तौकीर रजा को पुलिस किसी भी वक्त कर सकती है गिरफ्तार, बुधवार को ट्रायल कोर्ट में करना था सरेंडर। 2010 के बरेली दंगे मामले में सेशन कोर्ट ने किया था तौकीर रजा को तलब, हाजिर न होने पर उनके खिलाफ जारी हुआ था एनबीडब्ल्यू। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, फारूकी से पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच। हरियाणा के सोनीपत की यूनिवर्सिटी में लगाए गए जाति सूचक नारे, छात्रों का नारेबाजी करते वीडियो भी सामने आया। बदायूं में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी, गैंगरेप के बाद नाबालिग को मकान की दूसरी मंजिल से नीचे फेंका। पंजाब के फाजिलका में आबकारी विभाग की छापेमारी, खेतों में तैयार की जा रही थी कच्ची शराब, मौके से 2000 लीटर कच्ची शराब बरामद। लखनऊ में महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ का आरोप, गाड़ी टच होने के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस फायर किया। भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई, प्रयागराज के अल्लाहपुर मोहल्ले में विजय मिश्रा से जुड़ी प्रॉपर्टी को। लखनऊ की मुन्नू खेड़ा के पास घर के बाहर खड़ी कार में लगाई गई आग, गाड़ी का शीशा तोड़कर अज्ञात लोगों ने आग लगाई। नमस्कार, भागी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव शांडिल्य त्यागी। आज का पंचांग और राशिफल लेकर एक बार फिर से आया हूं। आज संवत 2080 बसंत ऋतु है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शाम 6:56 तक रहेगी। आज 28 मार्च दिन बृहस्पतिवार है। आज स्वाति नक्षत्र है जो कि आज शाम 6:37 तक रहेगा। आज हर्षण योग है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन तुला राशि से रहने वाला है। आज दोपहर राहु काल 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। आज यम घंटक काल प्रातः 6 बजे से लेकर प्रातः 7:30 तक रहेगा। अब बात करते हैं आज 12 राशियों के भविष्य फल की। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन व्यापारिक साझेदारी में नई शुरुआत लेकर आ रहा है। आज आप किसी व्यापारिक साझेदारी को सैद्धांतिक रूप से फाइनल कर सकते हैं। आज आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। आज आपका लकी कलर रेड रहने वाला है। अब बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए। आज का दिन नई संभावनाओं को तथा ऊर्जा को लेकर आ रहा है। आज आपके लंबे समय से चले आ रहे किसी कानूनी झगड़े या विवाद का निर्णय आपके फेवर में आ सकता है। आज आपकी किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी का भी अंत हो सकता है। आज आपका लकी कलर ग्रे रहने वाला है।
मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आपकी संतान के लिए एजुकेशन तथा जॉब में नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। आज प्रेग्नेंट महिलाओं को स्वस्थ पुत्री संतान की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज नए तथा रचनात्मक विचार आएंगे। आज आपका लकी कलर पैरेट ग्रीन रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन नए सकारात्मक विचारों को लेकर आ रहा है। आज आपका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपके दोस्त आपके घर के इंटीरियर को देखकर तारीफ कर सकते हैं। आज आपकी माताजी से आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज आप कोई मकान या फ्लैट फाइनल कर सकते हैं। आज आपका लकी कलर वाइट रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है, लेकिन आज आपको अपने जीवन साथी या व्यापारिक साझेदार के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। आपको मैरून कपड़े पहनने से आज लाभ होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को लेकर आएगा। आज आपका वाक कौशल बढ़ेगा। साथ ही आपकी राशि में केतु ग्रह की उपस्थिति आपको व्यर्थ के तनाव भी ला सकती है। कार्यस्थल पर जाने से पहले आपको गणपति भगवान की आराधना करनी चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज कार्यस्थल पर लोग आपके प्रभुत्व को स्वीकार करेंगे। फिल्म तथा एक्टिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से शुभ रहने वाला है। आज आप किसी चमकदार या गुलाबी वस्तु को अपने जीवन साथी को गिफ्ट करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रहने वाला है। अगर आप आज किसी मकान को फाइनल करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अवॉइड करें। मंगल व शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको नीम की दातुन का नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आनंद तथा खुशियों से भरा रहेगा। आज आपको अपने व्यवसाय में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आज विष्णु सहस्रनाम पाठ को सुनकर ही आप घर से बाहर निकलें तथा कार्यस्थल पर जाएं। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आज आपके प्रमोशन के योग बनते हैं तथा जो विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं उनकी थीसिस भी आज पूरी होने की संभावना बनती है। कला के क्षेत्र में कार्यरत विशेषकर लड़कियों व स्त्रियों को आज कोई सम्मान भी मिल सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। आज आप व्यर्थ के मानसिक तनाव से बचें। आप सुबह मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करें तथा सायंकाल को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा धैर्य और शांति से बिताने का रहेगा। दिन की शुरुआत आप आदित्य हृदय स्तोत्र को सुनकर करें। साथ ही ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करके ही कार्यस्थल पर जाएं। आज आपका लकी कलर येलो रहने वाला है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो तथा शुभता से भरा हो। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। नमस्कार।